अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है कहानी मुजरिम ज़मीर, एम ए राहत के कलम से। ज़मीर के कैदी एक इंसान की इबरतनाक कहानी उसके ज़मीर की कसक उसे कचोके लगाती थी। जुनून का तवील तरीन दौर ख़त्म हो गया, जंग बंद हो चुकी थी, लेकिन बेशुमार अफराद के लिए अभी जंग बंद नहीं हुई थी। मेजर नवाब की इस टुकड़ी को, जिसमें चंद अफराद ही जिंदा बचे थे, रेडियो पर वापसी की हदायत मिल गई थी। मेजर जहां दीदा इंसान था, अपने काफिले को उसने मुस्ताद रखा था और कहा था इस बात का इम्कान है कि अभी लड़ने वाले तमाम फौजियों को जंग बंदी की इतला ना मिली हो, चुनाचे किसी भी वक्त कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए मोहतात रहा जाए। और अनहोनी हो गई थी। मशरकी बर्मा के पहाड़ी इलाके से गुजरते हुए 6 जापानी बमबार इस काफिले पर आ पड़े थे और ऐसी बमबारी की उन्होंने कि पूरा काफिला नीज तो नाबूद हो गया। ना जाने मेजर नवाब की जिंदगी किस तरह बच गई। उसे होश आया तो वह एक उल्टी हुई गाड़ी के नीचे पड़ा था और चूंकि उसकी पुश्त पर गाड़ी का साइबान था, इसलिए जिंदगी बच गई, लेकिन बदन के बहुत से हिस्सों में तकलीफ हो रही थी। गाड़ी के नीचे से निकलकर अपना जायजा लिया, लेकिन कोई भी जख्म खतरनाक नहीं था, जबकि उसके चारों सिमत तबाही फैली हुई थी। उसका एक भी साथी जिंदा नहीं बचा था। जीपें बुरी तरह जलकर राख हो गई थीं और उनमें फंसी हुई लाशों की चरांद चारों तरफ बिखरी हुई थी। हवाएं बोझल हो रही थीं। मेजर नवाब ने यह भयानक मंजर देखा और एक गहरी सांस लेकर रह गया। इन चंद सालों में उसने इसके अलावा और देखा भी क्या था। उसे तो अपने साथियों की मौत का भी अफसोस नहीं था, क्योंकि मसला अब अपनी तनहा जिंदगी का था। ये जगह अब भी महफूज नहीं थी, किसी भी वक्त मौत आकर दबोच सकती थी। वो जिंदगी चाहता था, लेकिन समझ में नहीं आता था कि कहाँ जाए। चारों तरफ वीरान सहरा बिखरा हुआ था। जिन लोगों को इस इलाके से निकलने का रास्ता मालूम था, वो मर चुके थे। उसने एक जीप का जायजा लिया। सारी गाड़ियों में सिर्फ वही गाड़ी ऐसी थी जो किसी हद तक महफूज थी, जिसके नीचे वो दबा हुआ था, लेकिन उल्टी हुई गाड़ी को सीधा करना उसके बस की बात ना थी। उसने अतराफ में भाग दौड़ कर ऐसी चीज़ें तलाश की जो इस सफ़र में उसके काम आ सकती थी। खाने पीने की अशिया, हल्के हथियार जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता था, और इन चीज़ों को लेकर चल पड़ा। रास्तों का कोई तयन नहीं था, ज़ाहिर है वो उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। तवील तवील मैदान जिनमें कहीं कहीं दरख्तों के झुंड नज़र आ जाते, लेकिन शाम के धुंधलक्के से सुबह होने तक ये झुंड उसे खौफजदा करते रहते। हराहट पर यही महसूस होता कि नावाकिफ जापानी निकल आए हैं। मेजर नवाब को ज़ाती तौर पर इन जापानियों की बेजिगरी और जान फरोशी का पूरा इतराफ़ था। गालिबन इत्तेहादियों ने इस बारे में कभी गौर नहीं किया होगा कि खिलौने बनाने वाले जापान इस तरह जंग करेगा। हिरोशिमा और नागासाकी तबाह ना कर दिए जाते तो गालिबन जापानियों के इसी अलगार को संभालना इत्तेहादियों और ख़ास तौर पर अमरीकियों के लिए मुमकिन ना था। जापान एक नए रूप में ही सामने आया था। जंग के वो होलनाक मनाजर जिनमें मेजर नवाब की कंपनी को जापानियों से साबका पड़ा था, शायद मरते दम तक नहीं भूले जा सकते थे। मेजर नवाब सफ़र करता रहा। कई बार फौजी त्यारे उसके ऊपर से गुजर गए। किसके थे और कहाँ जा रहे थे, इसका अंदाज़ा मुमकिन ना था। सफ़र और बेमकसद सफ़र, नामालूम मंजिल की जानिब। जिस्मानी कुव्वतें रफ्ता रफ्ता साथ छोड़ती जा रही थीं। दौरान सफ़र जो एहसास सबसे ज़्यादा था वो तन्हाई का था। अगर एक की बजाय 2 अफराद होते तो शायद इस कदर वीरानी का एहसास ना होता। उसकी निगाहें दिन की रोशनी में चारों तरफ भटकती रहती थीं, इस उम्मीद पर कि शायद कोई उस जैसा ही नजर आ जाए। गालिबन इन वीरानों में उसके सफ़र का यह चौथा दिन था। रात खासी गर्म थी, लेकिन यहाँ दरख्त भी नजर आ जाते थे, जिनके नीचे थोड़ी देर तक आराम कर लेने से जहनी कैफियत बहाल हो जाती। मेजर नवाब एक दरख्त के तने से कमर टिकाए बैठा इन्हीं ख्वाबों में गुम था कि उसे कुछ आहटें सुनाई दी और मेजर नवाब किसी सांप की तरह चौंक कर सीधा हो गया। यह आहटें मौत की आहटें भी बन सकती थीं। उसने अपना सांस तक रोक लिया और अपनी समात की पूरी कुव्वत के साथ इन आहटों का जायजा लेने की कोशिश करता रहा। उसकी तजुर्बाकार सलाहियतें जाग उठी थीं और थोड़ी ही देर के बाद उसने महसूस कर लिया कि कोई इंसान कम से कम 10 या 15 गज के फासले पर ज़रूर मौजूद है। वह अब ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि वो तनहा है या एक से ज़्यादा अफराद हैं। उसका पिस्तौल उसके हाथ में आ गया, उंगली ट्राइगर पर थी। किसी भी लम्हे वो दुश्मन को ठिकाने लगाने पर आमादा थी। सारी थकावट दूर हो गई और ये एक फ़ौजी की शान है। बिलाखिर उसने जब ये महसूस किया कि दूसरी तरफ कोई ख़ास तहरीक नहीं हुई, तो खुद उसने अपने तौर पर अमल करने का फ़ैसला किया कि लंबी टॉर्च को चेक किया, पिस्तौल मुस्तादी से पकड़ा, फिर घुटनों और कोहनियों के बल उससे तरीक निकला। जिधर से उसने आवाज़ का अंदाज़ा लगाया था, उसे तकरीबन 15 गज तक इसी अंदाज में आगे बढ़ना पड़ा था। यहाँ भी दरख्तों का एक छोटा सा झुंड था और इस झुंड के दरमियान से एक इंसानी पाँव निकला हुआ नजर आ रहा था। गालिबन यही वो शख्स था जिसकी आवाज़ें और कराहें उसने सुनी थीं। इस वक्त उसने ये अंदाज़ा नहीं लगाया था कि वो कराह रहा था, बस उसे यही महसूस हुआ कि कोई इंसान है जिसके मुंह से आवाज़ें निकल रही हैं। मेजर नवाब ने चंद लम्हात सोचा। टॉर्च रोशन करना मुनासिब नहीं समझी, क्योंकि दुश्मन मुसल्ला भी हो सकता था। कोई ऐसा ही अमल करना चाहिए कि दुश्मन पर बर्तरी हासिल हो जाए।
और इस बात का तो अब वो यकीन कर चुका था कि वहाँ जो कोई भी है तन्हा ही है। उसने टॉर्च जेब में रखी, पिस्तौल भी इस तरह रख लिया कि एक लम्हा की कोशिश में निकाला जा सके, और फिर बिल्ली की तरह चलता हुआ आगे बढ़ा और उस झुंड के करीब पहुंच गया। दफअतन उसने झुककर उस पाँव को पूरी कुव्वत से पकड़ा और एक जोरदार झटके से इसे खींच लिया। एक इंतहाई दिल खराश चीख उसके कानों से टकराई और इसके साथ ही कुछ अल्फाज भी। दूसरे लम्हे पिस्तौल की आवाज़ें उभरी, लेकिन गोलियां मेजर नवाब के आसपास से गुजर गई थीं। मेजर नवाब ने फुर्ती से पीछे हटकर अपना पिस्तौल निकाल लिया और इसका रुख उस शख्स की तरफ करके बोला, खबरदार, पिस्तौल फेंक दो। अगर तुमने एक भी गोली चलाई तो मैं तुम्हारी पेशानी के चीथड़े उड़ा दूंगा। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन फिर चंद लम्हात के बाद मेजर नवाब को एक जुमला सुनाई दिया, क्या तुम इत्तेहादी हो? और तुम? मेजर नवाब ने सवाल किया। मैं भी इत्तेहादी हूँ, कंपनी 83 मिशन टू बर्मा, मेजर अमीरुद्दीन। उस शख्स ने जवाब दिया और मेजर नवाब ने पिस्तौल जेब में रख लिया। वेरी सॉरी डियर, लेकिन तुम समझते हो कि ये सब कुछ हम जैसे लोगों के लिए ज़रूरी है। मेजर नवाब ने इस बार उर्दू में ये जुमले अदा किए थे। उस शख्स ने दोनों हाथ ज़मीन पर टिकाकर उठने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। फिर उसने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? नवाब अहमद। मैं भी मेजर हूँ। ओह मेजर, मेरी दोनों टांगें ज़ख्मी हैं, उठ नहीं सकता, प्लीज़ मुझे सहारा दो। मेजर नवाब के दिल में हमदर्दी जाग उठी थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह शख्स उसका हम मजहब और हम नस्ल था, कोई गैर मुल्की नहीं था। मेजर नवाब ने उसे बड़ी मोहब्बत से उठाकर दरख्त के तने से टिकाकर बिठा दिया और फिर उसकी टांगों के जख्म देखने लगा। पिंडली की हड्डियां गोलियों से चूर चूर हो गई थीं। उसे हैरत थी कि यह शख्स जिंदा क्यों है। टॉर्च की रोशनी में उसने इसका जायजा लिया। एक खूबसूरत नौजवान था, भारी तनोतूश का मालिक। चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी तारी थी। वह मुस्कुराती निगाहों से नवाब की तरफ देख रहा था। मेजर नवाब ने हमदर्दाना निगाहों से उसे देखा और फिर गर्दन हिलाकर बोला, अफसोस, मेरे पास इस वक्त बैंडेज का सामान नहीं है, ताहम मैं तुम्हारे जख्मों को मजबूती से कसे देता हूँ। मुमकिन है तुम्हें कुछ सुकून हो। शुक्रिया मेजर, उसने मुख्तसरन कहा, और मेजर नवाब कोशिश करने लगा कि उसकी टांगों की तकलीफ में कुछ कमी वाक़ई हो जाए। फिर मेजर नवाब उसके पास बैठ गया। उसने खाने पीने की चंद अशिया निकालकर मेजर अमीरुद्दीन को खिलाई और मेजर अमीरुद्दीन ने उसका दिली शुक्रिया अदा किया। क्या तुम्हें मालूम है अमीरुद्दीन कि जंग बंद हो चुकी है? नहीं, क्या ऐसा हो चुका है? हाँ, क्या तुम्हें यह भी मालूम नहीं है कि नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने एटम बम गिराए हैं? मुझे मालूम नहीं, लेकिन एटम बम? हाँ, ये दोनों शहर सफ़े हस्ती से नीच तो नाबूद हो गए हैं। मेजर अमीरुद्दीन खामोश हो गया। पता नहीं उसके अंदाज में कर्ब था या खुशी थी। उसने इस सिलसिले में कोई तबसरा नहीं किया। तब मेजर नवाब ने पूछा, तुम मेजर हो? हाँ, मैं अपनी कंपनी के साथ बर्मा के इन्हीं मशरकी महाजों पर लड़ रहा था। जापानी अगर मेरे दुश्मन न होते तो तुम यकीन करो कि मैं उनसे बेपनाह मोहब्बत करता। बड़ी अजीबोगरीब कौम है, इंतहाई जांबाज और अपने मकसद के लिए मर मिटने वाली। माफ़ करना मेजर, पता नहीं इस सिलसिले में तुम्हारे जज्बात क्या हैं, लेकिन मैं इनकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। मैं तुमसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ अमीरुद्दीन, नवाब ने कहा, और इसके बाद वो अपनी अपनी कार्रवाइयों की तफसीलात एक दूसरे को सुनाते रहे। मेजर नवाब ने महसूस किया कि मेजर अमीरुद्दीन नौजवान और खूबसूरत होने के अलावा बेजिगर भी है, वरना इन शदीद जख्मों के बाद उसके लहजे में ज़िंदगी नहीं पाई जा सकती थी। लेकिन यूँ महसूस होता था जैसे वो अपने जख्मों को अहमियत ही ना दे रहा हो। थोड़ी देर तक वो गुफ्तगू करते रहे। फिर मेजर नवाब ने कहा, बस, ज़्यादा गुफ्तगू तुम्हारे लिए ख़तरनाक हो सकती है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि अब तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ? मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि हम दोनों की तन्हाई दूर हो गई। मेजर अमीरुद्दीन के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने कहा, मेजर, मैं ज़रा बेवकूफ़ किस्म का आदमी हूँ। कुछ कहूँगा तुमसे तो यकीनन मेरी दिमागी सेहत पर शुबा करोगे, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें अपने दिल का हाल सुनाऊँ। हाँ हाँ, ज़रूर सुनाओ। मेजर, ये ज़ख्म मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। मैं इन वीरानों में तन्हा पड़ा हुआ था, लेकिन क्या तुम इस बात पर यकीन कर सकते हो कि मैं इस बात पर अपना ईमान रखता हूँ कि मैं ज़िंदा सलामत अपने घर पहुँचूँगा? मैं ज़िंदा रहूँगा, मैं यकीनन ज़िंदा रहूँगा, ये मेरा अज़म है। वेरी गुड। एक फ़ौजी नहीं बल्कि एक बहादुर इंसान होने की हैसियत से मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। यकीनन तुम जिंदा अपने घर पहुँचोगे। दुनिया की कोई कुव्वत तुम्हें तुम्हारे इस अज़म से नहीं हटा सकती। शुक्रिया मेजर, तुमने मुझे अहमक नहीं कहा। यह कोई हमाकत की बात नहीं है। अज़म के सामने तो दुनिया की कोई ताकत टिक ही नहीं सकती। मेजर नवाब ने उसकी हिम्मत बंधाई। दिल ही दिल में वो उसकी बात पर अफसरदा था कि अमीरुद्दीन जो कह रहा है वो हो नहीं सकता। उसकी टांगों के जख्म आसानी से ठीक होने वाले नहीं थे। हड्डी कई जगह से टूटी हुई थी। जब तक कि किसी बेहतरीन हस्पताल में उसकी निगहदाश्त ना हो, उस वक्त तक उसकी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। उसकी ज़ख्मी टांगें उसके जिस्म से मुंसलिक रह सकेंगी। अगर उसे ज़िंदगी मिले तो सिर्फ इस बुनियाद पर मिलेगी कि उसकी दोनों टांगें काट दी जाएं। ताहम वो उसकी दिल शिकनी नहीं करना चाहता था। ऐसे पुरज़म नौजवान के लिए मायूसी की बातें गुनाह तस्वुर की जा सकती थी। मेजर ने उसे दिलासा देकर सुला दिया और फिर खुद उसके पास लेट गया। नींद नहीं आई, बल्कि वो यही सोचता रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए।
फौजी असूल के तहत ऐसी हालत में मिलने वाले किसी जख्मी की मुश्किल आसान करने के लिए उसके साथ बेहतरीन बर्ताव यही है कि चंद गोलियां उसके दिल में उतार दी जाएं ताकि वो जिंदगी की इस बदतरीन तकलीफ से निजात पाले। लेकिन इस हसीन नौजवान को अपने हाथों से कत्ल करते हुए मेजर नवाब को इंतहाई दुख होता। दौरान जंग दुश्मन के लिए कभी उसके दिल में रहम का कोई जज्बा पैदा नहीं हुआ। वो वही सब कुछ करता रहा जो उसका फर्ज था। वो दुश्मन था और ये दोस्त, हम नस्ल हम मजहब। मेजर किसी भी तौर पर इसके लिए अपने आप को आमादा न कर सका। रात के न जाने कौन से हिस्से में उसे नींद आ गई। दूसरी सुबह जब वो जागा तो मेजर अमीरुद्दीन दरख्त के तने से टेक लगाए बैठा मुस्कुरा रहा था। मेजर नवाब ने उसका चेहरा देखा और हैरत ज़दा रह गया। इतने शदीद जख्मों के बावजूद ये नौजवान कितना पुरसकून था। उसे अपने रात के ख्यालात पर अफसोस होने लगा। अगर जज्बाती होकर वो उसके साथ कोई ऐसा सलूक कर डालता तो शायद अपने आप को कभी मुआफ ना कर सकता। ये नौजवान तो वाकई पुरअज़म था। अमीरुद्दीन ने मेजर नवाब को देखते हुए कहा, तुम जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक हो मेजर, क्या ख्याल है? हाँ, मेरे जिस्म पर हल्के हल्के जख्म है, लेकिन उनमें से कोई भी जख्म ऐसा नहीं है जो मुझे शिद्दत से तकलीफ दे। तो क्या ये मुमकिन नहीं होगा मेजर कि जो कुछ मैं कहूँ तुम उसे मान लो? क्या मतलब? मेजर नवाब ने ताज्जुब से पूछा। मेजर, तुम अपनी ज़िंदगी मुझसे ज़्यादा आसानी से बचा सकते हो तो क्यों ना इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाओ और तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा क्या ख्याल है अमीरुद्दीन कि एक इंसान का दूसरे से इतना ही ताल्लुक़ होना चाहिए? अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम मुझे इसी तरह छोड़कर चले जाते? मेजर, जज्बाती ना बनो। देखो, मैं अपने अज़म का आज़मा रहा हूँ। मैं किसी और पर भरोसा किए हुए हूँ। मुझे अपने इम्तिहान से गुजरने दो। तुम मेरे लिए किसी इम्तिहान में ना पड़ो। तुम आसानी से जा सकते हो। मुझे कुछ दिक्कत होगी। मैं तुम्हारी इस दिक्कत में शरीक होना चाहता हूँ मेजर अमीरुद्दीन। कौन से इलाके के रहने वाले हो तुम? मेजर अमीरुद्दीन ने उसे अपने शहर का नाम बताया और मेजर नवाब ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ ज़्यादा फासला नहीं है। ज़ाहिर है हम यहाँ से सीधे अपने शहर नहीं पहुँच जाएंगे। हमें किसी इत्तेहादी कंपनी तक पहुँचना है और इसके लिए मैं तुम्हारी हर वह मुमकिन मदद करूँगा जो मुझसे हो सकती है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता कि तुम मुझे लाद कर चलो। तो ठीक है, मेरे बदन में इतनी ताकत है मेजर कि मैं तुम्हें अपने शानों पर उठा कर चलूँ। मेजर प्लीज़, तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाओगे? नहीं अमीरुद्दीन, बच्चों की सी बातें नहीं करते। तुम उम्र में मुझसे छोटे भी हो। मेजर अमीरुद्दीन खामोश हो गया। उसकी आंखों में ममनूनियत के जज्बात उभर आए थे। नवाब अपने जज्बा में सादिक था। उसके दिल में इस वक्त सिर्फ इंसानी हमदर्दी थी। चुनाचे नाश्ते वगैरह से फारिग होने के बाद उसने तैयारियां मुकम्मल की और फिर नौजवान मेजर अमीरुद्दीन को अपने शाने पर लाद लिया। इस तरह वो आगे बढ़ने लगा। सफ़र की रफ्तार बहुत सुस्त थी, लेकिन मेजर नवाब को इस काम में रूहानी खुशी महसूस हो रही थी। एक इंसान के साथ हमदर्दी और मोहब्बत का वो जज्बा जिसे तस्खीर नहीं किया जा सकता, और मेजर इसी जज्बे से सरशार था। पूरा दिन सफ़र जारी रहा। गो रफ्तार बहुत सुस्त थी और वो जगह जगह पड़ाव डाल दिया करते थे। क्योंकि नौजवान मेजर काफ़ी वजनी था और खुद उसे भी इस बात का एहसास था, लेकिन बाहर तौर रात होने तक वो काफ़ी सफ़र तय कर चुके थे। इसके बाद जब मेजर नवाब सुकून की नींद सोया तो उसे बड़ा लुत्फ़ आया। दूसरा दिन भी इसी तरह गुजरा और फिर तीसरा दिन भी। रात भर वो लोग गुफ्तगू करते रहते थे। अमीरुद्दीन उसके शानों पर होता। तीसरे दिन अमीरुद्दीन ने सुबह उस वक्त जब मेजर नवाब रवाना होने को तैयार था कहा, मेजर तुम मुझे ज़रा सहारा देकर ज़मीन पर खड़ा करने की कोशिश करो। मुझे महसूस होता है जैसे मेरी टांगों की तकलीफ़ काफ़ी कम हो गई है। यहाँ दरख्तों से हम 2 बैसाखियाँ बना लेते हैं। मेरा ख्याल है सफ़र की रफ्तार इस तरह सुस्त हो जाएगी, लेकिन हम चल सकेंगे। मैं तुम्हारी ज़हनी हालत समझ रहा हूँ अमीरुद्दीन, लेकिन मैं तुम्हारे ज़ख्मों को देख चुका हूँ। तकल्लुफ़ात में ना पड़ो। बस अगर तकदीर ने यावरी की तो यकीनन हमें कोई ना कोई फ़ौजी काफ़िला मिल जाएगा और फिर हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगी। उस वक्त तक मैं तुम्हारा साथ देने के लिए दिल से तैयार हूँ। मेजर नवाब की इन बातों पर अमीरुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने भारी लहजा में कहा, काश मुझे उसका मौका मिले कि मैं तुम्हें इस मोहब्बत का सिला दूँ। मौका ज़रूर मिलेगा और उस वक्त मैं तुमसे सिला वसूल करने में बुखल से काम नहीं लूँगा। मेजर नवाब ने जवाब दिया। जिस इलाके में वो इस वक्त थे वो गुजरे हुए इलाके की निस्बत काफ़ी सरसब्ज था। मौसम में भी कुछ तब्दीली महसूस हो रही थी और फिर सबसे बड़ी बात यह कि आसमान पर चांद निकल आया था। दोनों ही इस इलाके की आबो हवा से मसरूर थे। मेजर नवाब ने रास्ते में जहाँ भी मौका मिला ऐसी चीज़ों का इंतखाब कर लिया जो खाने पीने के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। इसके अलावा रास्ते में जगह जगह उन्हें पानी के ज़खायर भी मिल गए थे जिन्हें मेजर नवाब ने हासिल कर लिया, और इस तरह उन्हें सफ़र में कम अज़ कम खाने पीने की आसानियाँ अब तक हासिल रही थी। उस वक्त हवाएं भी मसरूर कुन हो गई थी और मनाजिर काफ़ी दिलकश थे। मेजर नवाब ने मुस्कुराते हुए अमीरुद्दीन की तरफ देखा और फिर आहिस्ता से बोला, एक सवाल करूं अमीरुद्दीन? जी मेजर, ज़रूर। शादी हो चुकी है तुम्हारी? जी नहीं, अभी नहीं। घर जाकर क्या करने का प्रोग्राम है? घर मेजर, मैं इस तस्वुर को दूर रखना चाहता हूँ। घर का तस्वुर इतना सुकून बख्श होता है कि इंसान के ज़ा पर ख्वामख्वाह थकावट सवार हो जाती है। अभी हम सफ़र की मंजिल में हैं मेजर, बराह करम घर के बारे में ना सोचिए। ये बात नहीं दोस्त, एक मकसद एक तस्वुर ही तो इंसान को ज़िंदा रखता है। तुमने किसी अज़म की बात की थी मुझसे
क्या तुम इस बात से इनकार कर सकते हो कि इस अज़म ने तुम्हें नाकाबिले तस्खीर बना दिया है और तुम इस अज़म के सहारे अपनी तमाम तकलीफ को भूले हुए हो? आप शादीशुदा हैं मेजर? भाई, इसका अंदाज़ा तो तुम मेरी उम्र से ही लगा सकते हो। मैं ना सिर्फ शादीशुदा हूँ बल्कि मेरे 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा एक बेटी। मोहब्बत करने वाली बीवी है और भी अहले ख़ानदान है। छोटी सी जिम्मेदारी है मेरी। एक पूरा भरा पूरा कुंबा छोड़कर महाज़े जंग पर आया था। पता नहीं कितने हाथ मेरे लिए दुआ के लिए उठे होंगे, तभी मुझे कहीं ज़िंदगी मिली है। दुआओं से तो मैं भी मालामाल हूँ मेजर। यकीन करो, यही दुआएं मेरे ज़ख्मों का मरहम बन गई हैं और इन्हीं दुआओं की वजह से मेरे दिल में ये अज़म जिंदा हुआ है। मेजर, दिल तो नहीं चाहता कि एहतराम के वो रिश्ते अबूर करूं जो मेरे और तुम्हारे दरमियान कायम है, लेकिन शायद ये इंसान की कमज़ोरी है कि वो एक दूसरे से कुछ कहना चाहता है। इस वक्त तुम्हारे सवालात पर यह ख्वाहिश मेरे दिल में भी उभर आई है, तो फिर तकल्लुफ़ ना करो। मेजर नवाब ने नौजवान की हसीन आंखों में झांकते हुए कहा, जिनमें ना जाने कैसे कैसे मनाजिर उभरते आ रहे थे। वो देर तक कुछ सोचता रहा और फिर उसने अपने लिबास में हाथ डालकर एक तस्वीर जिसे जगह जगह से जोड़कर मुकम्मल किया गया था निकाली। इस तस्वीर के पीछे टेप लगे हुए थे। एक नौजवान लड़की की तस्वीर थी जिसकी आंखों में आंसू के कतरे अटके हुए थे। उसने वो तस्वीर मेजर नवाब के हाथ में थमा दी। इसे देखो मेजर, ये नजमा है, मेरी दूर की अजीज़ की बेटी, मेरी मंगेतर। हमारी कहानी भी आम कहानियों से मुख्तलिफ नहीं है मेजर नवाब। बचपन से मैं और नजमा साथ रहे। तालीम के हसूल के लिए मुझे इससे जुदा होना पड़ा, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की याद के सहारे वक्त गुजारते रहे। हमारे दिलों में एक दूसरे को पाने की ख्वाहिश थी। हम अपने मुस्तकबिल के बहुत से रास्ते तय कर चुके थे। बहुत कुछ सोचा था हमने अपने मुस्तकबिल के बारे में। हालात में कोई ऐसी रुकावट नहीं थी जो हमारे लिए परेशानी होती, लेकिन तकदीर को अपना खेल ज़रूर दिखाना था। चुनाचे हमारे वालदैन के दरमियान इख्तलाफ पैदा हुआ। कोई जायदाद ही का मसला था जिसमें मेरे और नजमा के वालदैन मुलव्विस थे। यहाँ तक कि सूरत हाल इस हद तक बिगड़ गई कि हमारे संभाले ना संभल सकी। नजमा के वालिद ने मेरे वालिद पर मुकदमा कर दिया और उन दोनों के दरमियान खासा तनाज़ा खड़ा हो गया। नजमा एक सादा लड़की थी, वो इस सिलसिले में कुछ ना कह सकती थी, लेकिन मैंने अपने वालिद को मजबूर किया कि वो जायदाद का तनाज़ा हल कर लें। मेरे वालिद वैसे भी सुलझो इंसान थे और फिर इस रिश्ते को वो पसंद भी करते थे और कायम रखना चाहते थे, लेकिन नजमा के वालिद इंतहा पसंद थे और कुछ इस तरह बिगड़ गए थे कि संभाले नहीं संभल रहे थे। इस दौरान मुझे फ़ौज में कमीशन मिल गया और मैं तरबियत पर चला गया, लेकिन मैंने मसालती सिलसिला जारी रखा। मेरे वालिद मेरी हर बात मानने को तैयार थे, लेकिन जेल जाना उन्हें मंजूर नहीं था और ना ही मैं ये चाहता था। बाहर तौर साल हा साल गुजर गई। बुजुर्गों में जो कुछ भी था वो अपनी जगह था, लेकिन हमारी मोहब्बत में किसी भी वाक़े से कोई खलल नहीं पैदा हुआ। नजमा इस बात पर मुत्तफिक थी कि हालात कुछ भी हों, हम दोनों एक दूसरे के साथी बनेंगे और हम अपने अज़म को जिंदा रखे रहे। बुजुर्गों का तनाज़ा ख़त्म नहीं हुआ। मुझे फ़ौजी मुलाजमत पर तलब कर लिया गया और बिलाखिर मैं महाज पर पहुँच गया। इब्तदाई से मैं मसरूफ़ था नवाब साहब। मुझे जंगी एजाज़ात मिलते रहे। नजमा के खतूत भी कभी कभी मुझे मिल जाते थे। मैं जानता था कि इनमें उसे कितनी दिक्कत पेश आती होगी, इसलिए मुझे उसे कोई गिलाना था। ये अब से तकरीबन 1.5 साल कबल की बात है। नजमा के खतूत तकरीबन 1 साल से मुझे नहीं मिले थे और मैं उसके लिए परेशान था। हमारे इलाके के एक नौजवान मेरे साथ मेरी कंपनी में शरीक हो गया। ये मेरी ही बस्ती से आया था। उसे देखकर मुझे बेहद मुसरत हुई। उसने मुझे अपने हालात सुनाते हुए कहा उसको और उसके भाई को फ़ौज में मुलाजमत मिल गई है और उसे महाज पर तरबियत के लिए भेज दिया गया है। मैंने नजमा के घराने के हालात पूछे तो नौजवान ने मुझे बताया कि नजमा की शादी होने वाली है, तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और 1 हफ्ता के अंदर अंदर उसकी शादी एक ऐसे शख्स से हो जाएगी जिसे मैं भी जानता था। मेरी दुनिया तारीक हो गई थी नवाब साहब। मुझे उस शख्स की बात पर यकीन नहीं आया, लेकिन उसने जो तफसीलात मुझे बताईं, इसके बाद ये यकीन करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं पेश आई कि नजमा भी बिलाखिर मेरा इंतज़ार करते करते थक गई या फिर उसे मजबूर कर दिया गया कि वो वालिदैन का कहना माने। लेकिन मेरे ख्याल में यह नजमा ने मुझसे गद्दारी की है। मेरी सारी उमंगें उसने खाक में मिला दी थी, बर्बाद कर दिया था मुझे, और इस बर्बादी पर ना जाने मैंने क्या क्या सोच डाला। मैंने दिल में फ़ैसला कर लिया था कि अगर महाज़े जंग से जिंदा वापसी हुई तो पहले अपनी बस्ती नहीं जाऊंगा, बल्कि नजमा के घर जाकर उसके बदन के टुकड़े कर डालूंगा। इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में और था ही क्या। और इसके बाद नवाब साहब तकरीबन 3 माह में मैंने शदीद करब के आलम में गुजारे। नजमा की तस्वीर मैंने शिद्दत गज़ब में आकर रेज़ा रेज़ा कर डाली थी, लेकिन ना जाने क्यों मैं इसे फेंक ना सका। ये गुस्से का आलम था। ये तस्वीर मेरे किसी लिबास में महफूज रह गई। 3 महीने के बाद उसी नौजवान का दूसरा भाई जो मेरी ही बस्ती से आया था मुझसे मिला। मैंने उसे बस्ती के हालात पूछे तो उसने मौदबाना अंदाज में मुझे नजमा की कहानी सुनाई। उसने कहा, जी हाँ मेजर साहब, नजमा की बारात आई थी। मेहमान जमा हो चुके थे। जब इजाबत कबूल के वक्त वकील और गवाहान ने उसे पूछा कि क्या वो किसी जबर कराह के बगैर फलां शख्स को अपने शौहर की हैसियत से कबूल करती है, तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि इजाबत कबूल का ये ढोंग रचाना बेकार है। उसकी तकदीर का फैसला उसके वालिदैन ने किया है
और उसकी मर्जी के खिलाफ किया है। चुनाचे वो हाँ कहकर अपने ज़मीर को दागदार नहीं कर सकती। लोग उसके साथ जो कुछ करना चाहते हैं करते रहें, वो एक बेजान लाश की मानिंद बीवी बनना कबूल करेगी। ये बात फौरन ही मंजरे आम पर आ गई। काजी साहब ने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया। ऐन शादी के वक्त नजमा ने मेरा नाम ऊंचा कर दिया था। आप गौर कीजिए नवाब साहब के उस लड़की को क्यों ना चाहा जाए जिसने वफा निभाई। मैंने उससे शिकस्ता तस्वीर को बड़ी चाह से दोबारा जोड़ लिया और उस वक्त का इंतजार करने लगा जब मैं वापस अपनी बस्ती में जाऊं। नवाब साहिब, यही अज़म मुझे जिंदा रखे हुए है और आप यकीन कीजिए कि मैं वापस जाऊंगा, नजमा से मिलूंगा और उसे अपना बना लूंगा। ये मेरा अज़म है नवाब साहिब। अब आप बताइए मैं जिंदा रहूंगा या नहीं? तुम जिंदा रहोगे, यकीनन रहोगे, मेजर नवाब ने मुतासिर लहजे में कहा। उस रात मेजर अमीरुद्दीन बेहद खुश था। आधी रात के करीब उसने मेजर नवाब से कहा, मेजर नवाब, अगर मैं आपको अपनी ज़िंदगी में एक फरिश्ता की हैसियत दूं तो गलत नहीं होगा। मैं वाकई बेदस्तों पा पड़ा हुआ था। पता नहीं क्यों मुझे इस बात पर यकीन था कि मैं एक बार जिंदा वापस ज़रूर जाऊंगा, लेकिन इसका कोई ज़रिया मेरे ज़हन में नहीं था। आपने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं आपकी क्या खिदमत करूं। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूं नवाब साहब। वो क्या? मेजर नवाब ने मुस्कुराते हुए पूछा और मेजर अमीरुद्दीन ने अपने लिबास के मखसूस हिस्से में बंधी हुई चमड़े की एक थैली निकाल ली। उसने थैली का मुंह खोलकर अपनी हथेली पर थैली के अंदर रखी हुई चीज़ उलट ली। ये इंतहाई कीमती और चमकदार हीरे थे जिससे मेजर नवाब की आंखें चकाचौंध हो गईं। मेजर नवाब ने अजीब सी निगाहों से इन हीरों को देखा। वो हीरों से अजनबी नहीं था और जो हीरे अमीरुद्दीन के पास थे वो इंतहाई कीमती थे। मेजर नवाब मुतहय्यराना निगाहों से इन्हें देखता रहा। फिर उसने अमीरुद्दीन की हथेली से हीरा उठाकर इसे आंखों के करीब करके देखा और खुश होंठों पर जुबान फेरता हुआ बोला, ये तुम्हें कहाँ से मिले? ये तो दुनिया के नायाब तरीन हीरे हैं। मेरे एक बर्मी दोस्त ने, एक ऐसे बूढ़े शख्स ने जो दुनिया छोड़ रहा था, तोहफे के तौर पर मुझे दिए थे। उसने कहा था कि ये हीरे उसके लिए खानदानी नवादर की हैसियत रखती हैं और वह इनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। मैंने उस बूढ़े शख्स के साथ उस वक्त मोहब्बत और इंसानियत का सलूक किया था जब वो दम तोड़ रहा था। उसने अपनी खुशी से ये हीरे मुझे दिए थे मेजर नवाब। दर हकीकत फौजी ज़िंदगी के बाद बहुत कुछ मिलेगा। मैं नजमा के साथ अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करूँगा, लेकिन नजमा को मैं उसकी मोहब्बत का, उसके प्यार का वो सिला देना चाहता हूँ जिससे वो ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक खुश रहे। मैं इन हीरों को फ़रोख्त कर दूंगा, नजमा के लिए एक नई ज़िंदगी तामीर करूँगा, उसे दुनिया दिखाऊँगा। मेरे दिल में उसके लिए बहुत गुंजाइश है मेजर साहब। आप यकीन कीजिए, मैं उसके लिए एक चमकता मुस्तकबिल लेकर जा रहा हूँ। आखिर मुझे भी तो उसे कुछ देना ही है ना, उसने जो मुझे इतना कुछ दे दिया। मेजर नवाब के कानों में शायद अमीरुद्दीन के अल्फाज भी सही तौर पर नहीं आ रहे थे। वो तो उन हीरों को देख रहा था। उसके दिलो दिमाग में तूफान बरपा था। इतने कीमती हीरे, इतने आला दर्जे के हीरे यहाँ इस वीराने में एक ऐसे जख्मी शख्स के पास मौजूद हैं जो अपने पैरों से चल भी नहीं सकता, जो उसके रहमो करम पर है। वो इन हीरों का मालिक है। अगर वो हीरे उसकी मलकियत बन जाए तो? मेजर नवाब ने अजीब सी निगाहों से अमीरुद्दीन को देखा और फिर मुस्कुरा कर बोला, ठीक है अमीरुद्दीन, तुम यकीनन अपनी महबूबा के लिए एक सुनहरा मुस्तकबिल लेकर जा रहे हो। मैं तुम्हें इसकी मुबारकबाद देता हूँ। बेहद शुक्रिया मेजर। अमीरुद्दीन ने हीरे वापस थैली में डाल लिए और थैली अपने पास महफूज कर ली। इसके बाद वो देर तक मेजर नवाब से बातें करता रहा, लेकिन मेजर नवाब अब उसका कोई लफ्ज़ नहीं सुन रहा था। उसके ज़हन में आंधियाँ चल रही थी। उसके ज़हन में सिर्फ एक ही लगन पैदा हो गई थी, ये हीरे उसकी मलकियत होने चाहिए। मेजर सारी इंसानियत भूल गया। वह तमाम जज्बे हीरों की चमक में गुम हो गए जो अब तक अमीरुद्दीन की ज़िंदगी बचाने के लिए सरगर्म अमल थे। अमीरुद्दीन ने आंखें बंद कर लीं और मेजर कुछ फासले पर बैठे उसे देखते रहे। बहुत गौर खोज कर रहे थे वो खुद पर, लेकिन हर तसव्वुर इसी रास्ते पर जाकर ख़त्म हो जाता था कि ये हीरे उनकी मलकियत होने चाहिए। अमीरुद्दीन के गहरे गहरे सांस गूंज रहे थे और फिर मेजर ने एक फ़ैसला किया। उसने आहिस्ता आहिस्ता अमीरुद्दीन के करीब पहुंचकर उसके लिबास में हाथ डाला और हीरों की वो थैली उस जगह से निकाल ली जहां उसे महफूज किया गया था। अमीरुद्दीन जाग गया। उसने फ़ौरन ही मेजर का हाथ पकड़ लिया। उसकी मुतहय्यराना आवाज़ उभरी, मेजर छोड़ दो, हीरों की थैली मेरे हवाले कर दो। मेजर ने गुराई हुई आवाज़ में कहा, मेजर मेजर ये आपको क्या हो गया है मेजर? हीरों की थैली मेरे हवाले कर दो अमीरुद्दीन। ये नायाब शायद तुम्हारे पास नहीं रह सकती। मैं इनका मालिक हूँ, तनहा। तुम यहाँ पड़े सड़ते रहो, मुझे अब तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। आह मेजर, ये क्या कह रहे हैं आप? अमीरुद्दीन के मुंह से डूबती हुई आवाज़ निकली। दूसरे लम्हे उसने खुद को संभाला और नवाब ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। अमीरुद्दीन अपनी टूटी हुई टांगों पर खड़ा हो गया। उसने मेजर को बुरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये नहीं हो सकता मेजर, ये नहीं हो सकता। तुम जैसा फरिश्ता इन हीरों के फ्रेब में नहीं आ सकता है। नहीं मेजर, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो। लेकिन मेजर नवाब पर जुनून सवार हो गया था। वो तंदुरुस्त और तवाना था, अमीरुद्दीन जख्मी था। उसने फौरन ही अकब से अमीरुद्दीन की गर्दन पकड़ ली और फिर अपने लिबास में छुपा हुआ चाकू निकालकर
अमीरुद्दीन के पुश्त में पेवस्त कर दिया। वो अमीरुद्दीन पर पै दर पे वार करता रहा और अमीरुद्दीन हर वार पर चीख कर यही कहता रहा, नहीं मेजर, ये तुम नहीं हो, ये तुम नहीं हो सकते, ये मेजर नवाब नहीं हो सकता जिसने जिसने लेकिन उसकी आवाज़ जुमले पूरे नहीं कर सकी। चाकुओं के बेशुमार वार उस पर हो चुके थे। वो निढाल हो चुका था। मेजर नवाब ने उसे छोड़ दिया। हीरों की थैली उसके कब्जे में थी और अब वो इस जगह रुकना नहीं चाहता था। वो पशेमान नहीं होना चाहता था। चुनाचे रात के उस हिस्से में वो वहां से चल पड़ा। हीरों की थैली उसने अपने अंदरूनी लिबास में पोशीदा कर ली और अब उसके ज़हन में एक नई ही लगन थी। वो एक बार फिर तन्हा रह गया, जंगलों और पहाड़ों में भटक रहा था, लेकिन अंदर से एक आवाज़ उसे मुसलसल अपने कानों में गूंजती महसूस हो रही थी, नहीं मेजर, नहीं, मेरा अज़म है कि मैं जिंदा रहूंगा, मेरा अज़म मुझे जिंदा रखेगा। नहीं, ये तुम नहीं हो सकते मेजर, ये तुम नहीं हो सकते। मेजर नवाब पर ऐसे वक्त में दीवानगी और वहशत तारी हो जाती। वो चीख चीख कर कहता था, नहीं, हीरों का मालिक मैं हूं, इतनी नायाब शय किसी और के पास नहीं, ये मेरी मलकियत है, ये मेरी मलकियत है। और फिर इस वाक़े के तकरीबन 6 या 7 दिन के बाद एक रात जब मेजर एक पहाड़ी चट्टान के अकब में लेटा हुआ था, बहुत दूर से रोशनी नजर आई और वो उन लोगों को गौर से देखने लगा जो इस रोशनी की छांव में इधर उधर आते जा रहे थे। यकीनन कोई फौजी टोली थी, यकीनन कोई कंपनी थी, क्या इत्तेहादियों की? मेजर नवाब मोहतात अंदाज में अपनी जगह से उठे और उस इत्तेहादी टोली के नज़दीक पहुंच गए जिसे करीब जाकर उन्होंने पहचान लिया था। इत्तेहादी कंपनी में मेजर नवाब की पजीराई की गई और इसके बाद के हालात मेजर नवाब के लिए ख्वाब की सी अहमियत रखते थे। इत्तेहादी कंपनी मुख्तलिफ उलझनों और परेशानियों से दो चार होती हुई बिलाखिर एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां से इसे अपनी मंजिल की तरफ रवाना होने में कोई दिक्कत पेश नहीं आ सकती थी। मेजर नवाब भी उनके साथ थे। हीरे उन्होंने इंतहाई एहतियात से छुपा रखे थे और उनके दिल में तरह तरह के ख्यालात जन्म लेते रहते थे। बिलाखिर वो दिन आ गया जब मेजर नवाब अपनी बस्ती में पहुंच गए। उनकी आमद की इतला उनसे पहले बस्ती पहुंच चुकी थी। बस्ती वालों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। उनकी बीवी, बेटे और बेटी ने वालिहाना अंदाज में उन पर फूलों की बारिश कर दी, सीने से लगाया और देर तक उनसे चिमटे रहे। मेजर नवाब की खुशियों की इंतहा नहीं थी। वो मुसरतों के गहवारे में झूल रहे थे। हुकूमत बरतानिया ने जो इस वक्त हिंदुस्तान पर मुसल्लत थी, मेजर नवाब को इनाम में कुछ और ज़मीनें अता की और मेजर नवाब की तकदीर का सितारा अरूज पर पहुंच गया। वो हीरे उन्होंने इंतहाई हिफाजत से अपने आबाई मकान के एक गोशे में छुपा दिए थे और फैसला किया कि मुनासिब तरीके पर इनकी फ़रोख्त का बंदोबस्त करेंगे। हीरों की तारीख उन्हें मालूम थी, चुनाचे उनकी फ़रोख्त के सिलसिले में कोई ख़ास दुश्वारी नहीं पेश आई थी और फिर इन हीरों की फ़रोख्त के लिए उन्हें एक बार फिर लंदन का सफ़र करना पड़ा। लंदन की एक बहुत बड़ी फर्म में जाकर उन्होंने हीरे फ़रोख्त किए और दौलत के अंबार लिए हुए वापस अपनी दुनिया में आ गए। लेकिन इस दौरान उनका जहन किसी भी वक्त पुरसुकून नहीं हो सका था। तन्हा होते ही एक अजीब सी खलिश उनके जहन में जागुज़री रहती। उन्हें यूँ महसूस होता जैसे कोई हादसा होने वाला है, जैसे कुछ होने वाला है। उस दिन वो अपनी खूबसूरत कोठी के पाएं बाग में बैठे हुए किसी ख्याल में डूबे हुए थे कि उन्हें सामने दरख्तों के झुंड में कुछ आहटें महसूस हुई। वो चौंक कर उधर देखने लगे। शायद माली था जो दरख्तों को तराश रहा था। वो निगाहें जमाए उधर देखते रहे। हवाओं ने उनके कान में एक सरगोशी की, मेजर नवाब, नहीं, ये तुम नहीं हो सकते। मेजर नवाब, तुम तो फरिश्ता थे, तुम तो मेरे लिए मसीहा बनकर पहुंचे थे। मेजर नवाब, मैं कभी नहीं मरूंगा, मेरा अज़म जिंदा है, मेरा अज़म मुझे जिंदा रखेगा। मेजर नवाब उछलकर खड़े हो गए। वो वहशत ज़दा निगाहों से इधर उधर देख रहे थे। उनके पूरे बदन ने पसीना छोड़ दिया था और वह मतवाहश निगाहों से किसी मददगार को तलाश कर रहे थे। ये आवाज़ उनके लिए अजनबी नहीं थी। ये आवाज़ दरख्तों के उसी झुंड की तरफ से आई थी। वो बुरी तरह बदहवास होकर भागे, ठोकर खाई, नीचे गिरे और एक पत्थर उनके सर में लग गया जो उभरा हुआ था। चारों तरफ से मुलाजमीन दौड़ पड़े थे। वो मेजर नवाब को उठाकर ले गए। मेजर नवाब बेहोश हो गए। फौरन डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने ड्रेसिंग की, लेकिन मेजर नवाब के उठकर भागने की वजह किसी की समझ में नहीं आई। 2 दिन तक मेजर नवाब को सख्त तकलीफ रही, बुखार भी हो गया, लेकिन तीसरे दिन उनकी कैफियत कुछ बेहतर हो गई थी। उनकी बेटी हिना ने मोहब्बत भरे लहजे में उनसे पूछा, अब्बू क्या हुआ था आपको, क्या बात हुई थी? बेटे वकार ने परेशानी से कहा, आप अब्बू, आप मुझे नॉर्मल नजर नहीं आते। कोई ऐसा एहसास जरूर है आपके दिल में जो आपको बैठे बैठे बेचैन कर देता है। क्या बात है अब्बू? मेजर नवाब कांप कर रह गए। अपने बच्चों को वो क्या बताते कि जहन के गोशों में क्या है, लेकिन उन्हें मुतमईन करना भी जरूरी था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जंग का तवील दौर बेहद भयानक है बेटे। मैं ऐसे ऐसे हालात से गुजरा हूं कि अगर तुम्हारे इल्म में आ जाए तो शायद तुम भी रातों को उठकर चीखने लगोगे। बस ऐसे ही कभी कभी कुछ याद आ जाता है तो दिल परेशान हो जाता है। फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। मेजर नवाब की हालत सुधर गई। ये बात सभी जानते थे कि मेजर नवाब इस दौरान बहुत ही हौलनाक वाक़यात से गुजरे हैं, चुनांचे उनकी कैफियत कोई हैसियत नहीं रखती। सभी उनके दिलजोई करने की कोशिश करते रहते।
मेजर नवाब ने इस दौरान अपने आप को काफ़ी हद तक संभाल लिया, लेकिन दरख्तों के झुंड से जो पुरस्कार आवाज़ उनके कानों में गूंजी थी वो आज तक उसे नहीं भूले थे। कई माह गुजर गए और जिंदगी मामूल पर आ गई। न जाने क्यों वह जब तन्हा होते तो उनका दिल बैठने लगता। यही तस्वुर बार बार उनके ज़हन में सर उभारने लगता। एक नौजवान जिसकी आंखें बेहद हसीन थीं और जिसने अपनी आंखों में मुस्तकबिल के ख्वाब सजा रखे थे, जो पुरज़म था और उसे यकीन था कि वो जिंदा रहेगा, लेकिन मेजर नवाब ने उसे कत्ल कर दिया था। फौजी जिंदगी में बेशक उन्होंने बहुत से लोगों को मौत के घाट उतारा था, ये उनका फ़र्ज था, लेकिन किसी ऐसी शख्सियत को जो खुद उन्हीं से मुतल्लिक थी, जिसे सिर्फ उन्होंने अपने लालच की बिना पर कत्ल किया था, नज़रअंदाज करना उनके बस की बात नहीं थी। हालात जूं के तूं रहे। मेजर नवाब अपनी तन्हाइयों में इस एहसास को कभी दिल से जुदा नहीं कर सकते थे। काफ़ी दिन के बाद एक शाम को वो अपने कमरे में बैठे हुए किसी किताब के मुताले में गुम थे। उन दिनों जिंदगी में कुछ नई दिलचस्पियों का आगाज़ हो रहा था। हिना की शादी का फैसला किया गया था और मेजर नवाब का जहन काफ़ी हद तक मसरूफ़ हो गया था। दफ़तन दरवाजे के बाहर उन्हें कदमों की चाप सुनाई दी और फिर किसी ने कहा, जी हाँ, आप इन्हें बता दीजिए कि अमीरुद्दीन उनसे मिलना चाहता है। मेजर नवाब के हाथों से किताब गिर गई। ये आवाज़ वो लाखों में शनाख्त कर सकते थे। ये आवाज़ तो मुसलसल उनके कानों में गूंजती रही है। वो फटी फटी निगाहों से दरवाजे की जानिब देखते रहे। दरवाज़ा खुला, वक्कार अंदर दाखिल हुआ और फिर उसने कहा, डैडी, कोई अमीरुद्दीन साहब आपसे मिलना चाहती हैं, कहते हैं बहुत ज़रूरी काम है। नहीं नहीं, मैं नहीं मिलूंगा उससे। बचाओ, मुझे उससे बचाओ, वो मुझे कत्ल कर देगा। नहीं। मेजर नवाब उठकर अपनी जगह से भागे तो एक अलमारी से टकरा गए। वहां से उठे तो सोफे पर गिर गए। वक्कार सख्त परेशान हो गया था। उसके अंदाज में शदीद बदहवासी पैदा हो गई थी। डैडी, डैडी, मुझे ना छोड़ो, ना छोड़ो, उसे भगा दो, उसे भगा दो यहाँ से, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। लेकिन डैडी, सुनिए, सुनिए तो सही, बचाओ मुझे, उसे बचाओ, मुझे अमीरुद्दीन से बचाओ। मेजर नवाब ने खौफजदा लहजे में कहा और एक गोशे में सिमट गए। सोफे पर गिरने से उनके चेहरे पर एक बार फिर खराश आ गई। कोहनियाँ छिल गई थीं और वह बुरी तरह कांप रहे थे। पूरा बदन पसीने में भीगा हुआ था। वक्कार परेशानी से उन्हें देख रहा था। फिर वो दरवाजे से बाहर निकल गया। ना जाने आने वाले से उसने क्या कहा था, लेकिन नवाब साहब ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया था और इसके बाद उन पर एक इंतहाई अजीब सी कैफियत तारी हो गई। 2 दिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और भूखे प्यासे अपने कमरे में बंद रहे। दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करने वालों को वो यही जवाब देते, नहीं, मैं यहाँ महफूज हूँ, बाहर निकलूंगा तो वो मुझे कत्ल कर देगा, मुझे उससे बचाओ, खुदा के लिए मुझे उससे बचाओ। बात किसी की समझ में नहीं आई थी। तीसरे दिन जब उन पर गशी की कैफियत आ रही थी तो मजबूरन वकार और उनके अहले खानदान ने दरवाज़ा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला और वकार ने उन्हें शहरी अस्पताल में दाखिल कर दिया। किसी की समझ में कोई बात नहीं आई थी। इससे कबल उनकी ये कैफियत कभी नहीं हुई थी। वो उदास जरूर रहते थे और कभी कभी खौफजदा भी नजर आने लगते थे, लेकिन जब उनसे कभी सवाल किया गया उन्होंने यही जवाब दिया कि दौरान जंग पेश आने वाले वाक़यात ने उनके जहन को मुतासिर किया है और वह बसा औकात इसी के शिकार हो जाती हैं। लेकिन इस बार कैफियत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, ख़ास तौर से अमीरुद्दीन के नाम पर। वक्कार अब जवान हो चुका था। वो ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में इस सिलसिले में सोच रहा था। तकरीबन 1 हफ्ते तक मेजर नवाब की कैफियत ख़राब रही और आहिस्ता आहिस्ता वो मुतदिल हो गए। 1 हफ्ते के बाद डॉक्टर ने इजाज़त दे दी कि अब वो अगर चाहें तो उन्हें वहाँ से ले जा सकती हैं। उन्होंने भी यही कहा कि यकीनन दौरान जंग कोई ऐसी कैफियत पैदा हो गई थी जो अभी तक उन पर असरअंदाज है। चुनांचे मुमकिन है कि इसके बाद भी कभी दौरा पड़े, लेकिन ये दौरे ख़तरनाक नहीं हो सकते। मेजर नवाब को वापस घर ले आया गया। अहले ख़ानदान परेशानियों का शिकार थे। मेजर नवाब की कैफियत अब बिल्कुल नॉर्मल थी। वो खुद भी अपने घर वालों से शर्मिंदा से थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, तुम लोग मेरे बच्चे हो और ये सब मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं। यकीन करो, मैं बीमार नहीं हूँ। मैंने तुमसे कहा ना, कभी कभी मेरे जहन में धमाके होने लगते हैं। मैदान जंग के वो मनाजिर याद आ जाती हैं जहाँ इंसान अपने जैसे इंसानों को कत्ल करके खुशी महसूस करता है और मुसलसल इस ताक में रहता है कि किसी तरह इंसान को मिटाया जाए। वही मेजर नवाब के अल्फाज हलक में अटकने लगे। वो एक ऐसा जुमला बोल गए थे जिससे उनके ज़मीर पर बराह रास्त ज़रब पड़ी थी। इंसानियत को मिटाने वाले वो खुद थे। महाज़ जंग पर सिपाही एक दूसरे से लड़ते हैं। उनके सामने एक मकसद होता है, अपने मुल्क का मुफाद होता है और इस मुफाद के लिए वो गोलियां खाते हैं, गोलियां मारते हैं। लेकिन उन्होंने जो कुछ किया था ज़ाती मुफाद के लिए किया था और वो शख्स तो उनका दुश्मन भी नहीं था। वो तो उन्हें फरिश्ता कहता था, मसीहा समझता था। मसीहा ही कातिल बन जाए तो इससे ज़्यादा दर्दनाक बात और क्या हो सकती है। वो मसीहा नहीं, कातिल थे। जब भी इस पर गौर करते ज़मीर खंजर बकफ हो जाता और उनके वजूद में इतने को चौके लगाता कि वो निढाल हो जाते। वकार ने हिना से कहा, अल्लाह के फजल से हम एक पुरसकून और पुरमसरत ज़िंदगी गुजारे हैं, लेकिन डैडी की हालत बहुत परेशान कुन है। अगर वाकई मामला मैदान जंग का है तो क्यों ना किसी अच्छे माहिर नफ्सियात से रब्ता कायम किया जाए और उनके सामने डैडी की तफसील रख दी जाए।
और अगर डैडी किसी ऐसे शख्स से खौफजदा हैं जिसका नाम अमीरुद्दीन है तो फिर पुलिस से मदद ली जाए। ये भी तो मुनासिब नहीं होगा वकार भैया। मुमकिन है मामला ऐसा हो कि डैडी खुद भी पुलिस से मदद ना लेना चाहते हो। मुमकिन है कि सिरे से किसी ऐसी शख्सियत का वजूद ही ना हो, या फिर यह भी मुमकिन है कि डैडी के किसी दुश्मन का नाम अमीरुद्दीन हो। मकसद यह है कि ऐसी शख्सियत अगर कोई सामने हो तो कुछ किया जा सकता है, लेकिन डैडी खुद भी आम हालत में नॉर्मल होते हैं। अगर वो पुलिस से मदद लेना पसंद करते तो तुम्हारा क्या ख्याल है, इससे गुरेज करते? मेरे ख्याल में पुलिस की बजाय किसी माहिर नफ्सियात को दिखा देना ज़्यादा बेहतर होगा। तब मैं यूं करता हूं कि किसी अच्छे माहिर नफ्सियात का पता मालूम करता हूं और फिर डैडी को उसके पास ले चलेंगे। ये बात दोनों बहन भाइयों के दरमियान तय हो गई और इस सिलसिले में वकार मुख्तलिफ लोगों से मालूमात करने लगा। फिर उसे एक अच्छे माहिर नफ्सियात का पता चला जिनका नाम प्रोफेसर हमदानी था। क्लिनिक तक ले जाने के लिए मेजर नवाब से झूठ बोला गया, लेकिन जब वो हमदानी के क्लिनिक में दाखिल हो रहे थे तो मेजर नवाब ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग मेरे सिलसिले में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। मैं किसी माहिर नफ्सियात के सामने जाना पसंद नहीं करता। नहीं डैडी, ये ज़रूरी है। भाई तुम समझते क्यों नहीं? जिस चीज़ से मेरा मतलब है जिसे मेरा जहन कबूल ही ना करता हो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? डैडी आपको चलना पड़ेगा। मेजर नवाब ने इंतहाई कोशिश की कि वो बच्चों की बात ना माने, लेकिन वकार और हिना के सामने मजबूर हो गए। प्रोफेसर हमदानी एक भारी भरकम शख्सियत थी और एक निगाह देखने से ही अंदाज़ा हो जाता था कि वो अपने फ़न में माहिर होंगे। मेजर नवाब का केस वकार की ज़ुबानी मालूम हो चुका था और वो मेजर नवाब से मिलने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने खड़े होकर मेजर नवाब का खैर मकदम किया। हिना और वकार मेजर के साथ ही अंदर दाखिल हुए थे, लेकिन फिर जब प्रोफेसर हमदानी ने अपना काम शुरू किया तो उन दोनों को वहाँ से हटा दिया गया। प्रोफेसर हमदानी बगौर मेजर नवाब का जायज़ा ले रहे थे। मेजर नवाब ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रोफेसर, इसमें कोई शक नहीं कि कभी कभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन मेरे बच्चों ने मेरे लिए आपसे जिस तशवीश का इजहार किया वो बेमायनी है और मेरे ख्याल में आपको इसके लिए जहमत करने की ज़रूरत नहीं। अपने तौर पर इन लोगों को मुतमईन कर दीजिएगा कि आपने मेरा जायज़ा ले लिया है। हाँ, एहसास कुछ ऐसा ही होता है मेजर, लेकिन मैंने फ़ीस वसूल की है, कम अज़ कम मुझे उसे हलाल करने का मौका तो दीजिए। आपने अभी फरमाया कि कभी कभी आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। क्या आपको इसका अंदाज़ा है कि तबीयत की इस खराबी की बुनियाद क्या है? ओह प्रोफेसर, काश उन हौलनाक मनाजिर का तज्जिया कर सकते जो मेरी आंखों ने देखे हैं। मैंने इंसान की ज़िंदगी को, बहते हुए खून को इतना अर्जा देखा है कि आज जब उसका तसव्वुर करता हूँ तो अमन की इस दुनिया में मेरा दिल लरस जाता है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, लेकिन महाज़े जंग से वापस आने वाले तमाम लोग तो ऐसे दौरों का शिकार नहीं होते। हर बात का कोई पस मंज़र होता है, कोई ऐसा वाक़या जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अहम हैसियत रखता हो, कोई ऐसी चीज़ जिसे याद करके आप अपने ज़हन पर काबू ना पा सकते हो। थोड़ा बहुत। दर हकीकत मैं ये चाहता हूँ कि जो एहसास आपके ज़हन के किसी तारीक गोशे में पिन्हा हो गया है बाहर आ जाए और हम उसका सदेबाब कर लें। बस इतनी सी बात है मेजर। बाकी आपके सामने ज़ुबान खोलते मुझे खुद भी अजीब सा लगता है। दौरान जंग तो हर वाक़या अपनी नौइयत का मुनफरिद होता है प्रोफेसर। मैं कौन कौन से वाक़यात आपको सुनाऊं? मैंने अपने हाथों से बेशुमार इंसान मौत के घाट उतारे हैं, बहुत से, बेशुमार, लातादाद। मैं लाशों के दरमियान बेहोश पड़ा रहा हूँ और जब होश आया तो मैंने अपने इर्द गिर्द किसी जीरो को नहीं पाया। कोई भी वाक़या उभर आता तो ज़हनी कैफियत ख़राब हो जाती है। चुनाचे कौन से वाक़ये को आपके सामने दोहराऊं? मुझे अमीरुद्दीन के बारे में बताइए। अमीरुद्दीन के बारे में? अमीरुद्दीन जो आपके ज़हन पर सवार है, जो हमेशा आपके सामने रहता है। प्रोफेसर हमदानी के इस सवाल पर मेजर के चेहरे पर तगय्युर पैदा हो गया। उन्होंने कहा, मुझे इस नाम से चिढ़ है प्रोफेसर, बराहे करम ये नाम मेरे सामने ना लो। मेरा अंदाज़ा ज़रा मुख्तलिफ है मेजर। आप इस नाम से चिढ़ते नहीं हैं बल्कि इस नाम से खौफज़दा हैं। मुझे बताइए अमीरुद्दीन कौन है? मैंने तुमसे कहा ना प्रोफेसर, ये नाम बार बार मेरे सामने ना लो। तुम्हें जवाब देना होगा मेजर। अमीरुद्दीन कौन है? तुम उसे अच्छी तरह जानते हो, बताओ अमीरुद्दीन कौन है? प्रोफेसर का लहजा खूंखार हो गया। मेजर की आंखों में वहशत के आसार नजर आने लगे। वो जो कोई भी है, मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। इसलिए ना मेजर कि तुम्हारी जिंदगी से उसका गहरा ताल्लुक है, दिल में उसके लिए कोई चोर पोशीदा है। तुम्हारा लाशऊरी नहीं बल्कि शऊर भी उसके एहसास से खौफजदा रहता है। जो कुछ तुमने उसके साथ किया है, जवाब दो, कौन सी चीज़ तुम्हें खौफजदा करती है? मेजर तुम्हें बताना होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा प्रोफेसर, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं बिल्कुल कुछ नहीं बताऊंगा। दफतन मेजर अपनी जगह से खड़े हो गए। प्रोफेसर हमदानी ने गुराए हुए लहजे में कहा, मुझे देखो, मैं अमीरुद्दीन हूँ, समझे? मेरा नाम अमीरुद्दीन है। वो मेज़ पर घूंसा मारकर बोला और दूसरे लम्हे मेजर के हलक से एक दिल खराश चीख निकली। नहीं, हरगिज़ नहीं। उन्होंने प्रोफेसर हमदानी के सामने रखी हुई मेज़ उलट दी। प्रोफेसर हमदानी मेज़ की लपेट में आ गया था। मेज़ पूरी की पूरी उस पर औंध गई और वह चारों शाने चित्त ज़मीन पर गिर पड़ा। मेजर ने इधर उधर देखकर एक कुर्सी उठाई और फिर पूरी कुव्वत से हमदानी के सर पर दे मारी, लेकिन प्रोफेसर हमदानी की तकदीर अच्छी थी कि कुर्सी उसकी सर की बजाय
मेज़ के पाए पर पड़ी और मेज़ का पाया टूट गया। हंगामों की आवाज़ सुनकर कई मुलाजिम दौड़ पड़े। वक़ार और हिना भी अंदर आ गए और इसके बाद बमुश्किल तमाम मेजर को काबू में किया गया। उन्हें फिर शदीद दौरा पड़ गया था। मैं इसे हलाक कर दूंगा। अगर मैंने इसे हलाक ना किया तो वो मुझे मार डालेगा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे ले चलो, यहाँ से निकाल कर ले चलो। मेजर ने दरवाजे की जानिब छलांग लगाई, लेकिन मुलाजिम ने दौड़कर उन्हें पकड़ लिया। बमुश्किल तमाम उनको क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया गया। दूसरी तरफ प्रोफेसर हमदानी की तबीयत भी खराब हो गई थी। उसकी पिंडली की हड्डियों पर काफ़ी चोटें आई थी, चुनाचे अब वो किसी के मामले के काबिल नहीं थे। हिना इस सूरत हाल से घबरा कर रोने लगी। वक़ार उसे भी संभाल रहा था। ज़ाहिर हिना लड़की थी और यह हंगामा उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। बाहर तो और वहाँ से सीधा कोठी ही का रुख किया गया। मेजर नवाब बेहोश थे, लेकिन कोठी पहुँचने के बाद तमाम लोग सलाह मशवरा करने लगे। पता नहीं प्रोफेसर हमदानी की तरफ से इस कार्रवाई के नतीजे में क्या जवाबी कार्रवाई होगी। कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। मेजर को इलाज के लिए किसी बैरून मुल्क ले जाने का मसला भी ज़ेरे गौर आया। वक़ार ने परेशान लहजे में कहा, कुछ पता तो चले, कोई एक बात तो मालूम हो कि आखिर ये नाम डैडी के लिए हौलनाक क्यों है। मैं दावे से कह रहा हूँ कि डैडी कुछ छुपा रहे हैं। यकीनन वो कुछ छुपा रहे हैं। उन्हें दौरान जंग के बेशुमार वाक़यात याद हैं, अपनी मुहिमात का तज़किरा करते हैं वो, लेकिन जो नाम उनके ज़हन से इस तरह चिपका हुआ है उसके बारे में उन्हें कुछ याद नहीं। ज़रूर कोई ऐसी बात है जिसके लिए वो किसी से कह भी नहीं पाए, और ये बात उन्हें अंदरूनी तौर पर इस कदर बेचैन किए हुए है कि वो सुकून से रह भी नहीं सकते। समझ में नहीं आता हिना क्या होगा। मैं डैडी से हर मुमकिन तरीके से गुफ्तगू कर चुका हूँ। तुम भी सिलसिले में अगर चाहो तो कोशिश कर लो, वरना इसके बाद हमारे लिए इसके अलावा और कोई चारेकार नहीं कि हम डैडी को बैरून मुल्क ले जाएं। हिना परेशान थी। बेगम नवाब भी बच्चों की परेशानियों में बराबर की शरीक थी। फिर एक दिन मेजर नवाब को खाने के बाद उन सब ने घेर लिया। वक़ार ने बहुत नरम लहजे में कहा, डैडी आप बिलाशुबा बहुत अच्छे बाप हैं। हमारे लिए आपने जो आसाइशें फराम की हैं हम उनके लिए आपके बेहद शुक्रगुजार हैं, लेकिन ना जाने क्यों आपने हमारे ज़हनों में एक ज़ख़म छोड़ दिया है। इस ज़ख़म का इलाज आप नहीं करते डैडी। वो ज़ख़म आपकी इस अनोखी बीमारी का है जो आपको सिर्फ एक नाम से लायक है। हम आपके बच्चे हैं डैडी, अपना दिल हम पर खोल दीजिए। हमसे ज़्यादा अच्छा साथी, अच्छा दोस्त आपको कौन मिलेगा। आप अपने दिल की बात कह डालिए हमसे। ज़ाहिर है वो कहीं बाहर नहीं जाएगी, लेकिन आपका दिल हल्का हो जाएगा और इस मर्ज़ से निजात पालेंगे। मैं मरीज़ नहीं हूँ बेटे। अगर तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो तो ये मेरे हक़ में ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने तुमसे ज़िंदगी के हर मसले पर समझौता किया है, इस मामले में तुम मुझसे समझौता कर लो। हमारे भी मुस्तकबिल का सवाल है डैडी। लोग आपके बारे में तरह तरह की चहमगोइयाँ करने लगे हैं। ख़ास तौर पर प्रोफेसर हमदानी वाले वाक़े के बाद तो आपकी इस बीमारी की काफ़ी तशहीर हो चुकी है। इसके असरात हिना पर भी पड़ेंगे, मुझ पर भी पड़ेंगे। आप बताइए अमीरुद्दीन कौन है? कौन था वो? आपकी ज़िंदगी से उसका क्या ताल्लुक़ था? क्या वाक़या हुआ था डैडी? वक़ार के अल्फाज ने मेजर की पुरानी कैफियत फिर से पैदा कर दी। उनका चेहरा आग होता जा रहा था, आंखें खूंखार हो गई थीं। फिर उन्होंने गुर्राए हुए लहजे में कहा, जो कोई भी था उसका ताल्लुक़ सिर्फ मेरी ही ज़ात से था। मैंने जो कुछ किया बेशक वो गलत था, लेकिन तुम कौन होते हो? मेजर खूनी निगाहों से अपने अहले ख़ानदान को घूरता रहा। फिर उन्होंने खूंखार लहजे में कहा, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं फ़रिश्ता नहीं हूँ, मैं सिर्फ इंसान हूँ, कमज़ोर इंसान। किसने कहा तुमसे कि मैं फ़रिश्ता हूँ? नहीं, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं इंसान हूँ, सिर्फ इंसान। मैं मसीहा नहीं हूँ, कातिल हूँ मैं। तुमने मुझको गलत समझा था। नहीं अमीरुद्दीन, कुछ भी नहीं कर सकते। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दूर हो जाओ मेरी निगाहों से, दूर हो जाओ, वरना मैं। मेजर पर एक बार फिर वही हैजानी कैफियत तारी हो गई। उन्होंने अपने बाल नोचने शुरू कर दिए, कपड़े फाड़ दिए और बमुश्किल तमाम उन्हें काबू में किया गया। उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया जहाँ ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी जिससे वो खुद को नुकसान पहुंचा सकते। वक़ार और हिना इस सिलसिले में हार गए थे। मेरा ख्याल है डैडी को इनके हाल पर छोड़ दो। इनसे अब इस सिलसिले में कोई बात ना की जाए। ज़िंदगी के मामूलात यूं ही चलते रहे। काफ़ी दिन गुजर गए। मेजर पर कोई दौरा नहीं पड़ा था। हिना की शादी के सिलसिले में बात चल रही थी। एक करीबी आबादी से उसके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था और घर में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। मेहमान आए हुए थे, रिश्ता मंजूर कर लिया गया था। फिर मेजर साहब भी अपनी गाड़ी में बस्ती गए। बेगम, खुद हिना और वक़ार साथ थे। वहाँ उनकी काफ़ी पजीराई हुई और बहुत ही अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। मेजर साहब वापसी पर बेहद खुश थे, बहुत ही मसरूर नज़र आ रहे थे। लेकिन रास्ते से गुजरते हुए दफतन एक जीप उनके करीब से गुजरी और मेजर साहब की निगाह उसकी ड्राइविंग सीट की जानिब उठ गई। वक़ार या हिना को कोई अंदाज़ा नहीं हो सका था, लेकिन मेजर के चेहरे पर वहशत के आसार नजर आए। उन्होंने वक़ार के शानों पर दबाव डालते हुए कहा, वक़ार मैं खतरे में हूँ। वो देखो, वो रफ्तार तेज़ करो वक़ार, रफ्तार तेज़ करो, देखो वो जा रहा है। कौन डैडी, कौन? वक़ार ने ताज्जुब से कहा और गैर इख्तियारी तौर पर गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी।
आगे जाने वाली जीप को वो बगौर देख रहा था और बेगम नवाब भी हैरत ज़दा रह गई थी। थोड़ी देर के बाद कार जीप के नज़दीक पहुंच गई। जीप ड्राइव करने वाले एक अच्छे तनोतूश का खूबसूरत नौजवान था। मेजर नवाब के हलक से दिल खराश चीख निकली, अमीरुद्दीन, मुझे बचाओ, अमीरुद्दीन ही है, मुझे बचाओ। इसके साथ ही उन्होंने दरवाज़ा खोलकर कार से छलांग लगा दी। इस बात का किसी को भी गुमान नहीं था कि मेजर नवाब ऐसी हरकत करेंगे। वह दूर तक लुढ़कते चले गए। उनके घुटनों, कूलों और शानों पर ज़बरदस्त ज़रबात लगी थी। शानों का गोश्त 2 जगह से बुरी तरह से छिल गया था। इसी तरह जिस्म के दूसरे हिस्से को भी शदीद नुकसान पहुंचा था। वकार ने पूरी कुव्वत से ब्रेक लगा दी। आगे जाने वाली जीप भी इस अनोखे हादसे की वजह से रुक गई। ड्राइविंग करने वाले ने इसे साइड से लगाया और तेजी से नीचे उतराया। सबके हाथ पांव फूल गए थे। मेजर नवाब के पूरे बदन से खून बह रहा था। वो बेहोश हो चुके थे। नौजवान बरकर रफ्तारी से आगे बढ़ा और उसने फुर्ती से मेजर नवाब को अपने बाजू में उठा लिया। फिर वो वकार वगैरह से बोला, इन्हें फौरन हस्पताल ले जाइए। वाकया क्या हुआ था? क्या हो गया था? ओह जनाब, मेरे असाब काबू में नहीं थे। क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? बराहे करम आप लोग मेरे पीछे पीछे चले आइए। गाड़ी को संभाल कर चलाइए, या आप चाहें तो गाड़ी को यहीं छोड़ दें। मैं इन्हें अपनी जीप में ले जा रहा हूँ, नौजवान ने कहा और मेजर साहब को अपनी गाड़ी में लिटा लिया। वकार ने बड़ी मुश्किल से कार संभाली और जीप के पीछे लगा दी। हिना बुरी तरह रो रही थी। बेगम नवाब की हालत भी काफ़ी ख़राब थी। रोते हुए हिना ने वकार से कहा, वकार भैया ज़रा रफ्तार तेज़ रखो, पता नहीं वो कौन है। डैडी तो उसे देखकर ही खौफज़दा हुए थे, कहीं वो डैडी को कहीं ले ना जाए। वकार भैया प्लीज़, ये क्या हो गया? या खुदा, ये क्या हो गया? लेकिन जीप अस्पताल में ही दाखिल हुई थी और नौजवान इस सिलसिले में बड़ी सरगर्मी दिखा रहा था। उसने फौरी तौर पर मेजर साहब की देखभाल के लिए डॉक्टर को तैयार कर लिया और मेजर साहब को तिब्बी इमदाद दी जाने लगी। मेजर साहब के लिए खून की ज़रूरत हुई तो इत्तफाक से वकार या हिना का खून उनसे ना मिल सका। नौजवान ने अपने खून के लिए पेशकश कर दी थी और उसका ग्रुप मेजर साहब के ग्रुप से मिल गया। चुनाचे नौजवान ने डॉक्टर के मना करने के बावजूद 2 बोतल खून दे दिया, जिसकी वजह से वकार, हिना और बेगम नवाब उसके बहुत ज़्यादा ममनून हो गए थे। लेकिन ये बात उनके जहन में मुसलसल चुभ रही थी कि मेजर साहब इस नौजवान को देखकर खौफजदा क्यों हो गए थे। यकीनन उन्होंने अमीरुद्दीन के बारे में कहा था और फिर करीब से इसे देखकर यही नारे लगाए थे कि उसे अमीरुद्दीन से बचाओ। इब्तदा में तो खासी बौखलाहट तारी रही, लेकिन जब नवाब साहब की हालत खतरे से बाहर बताई गई और कहा गया कि अब वो पुरसकून है, सिर्फ कमज़ोरी का मामला है, तो उन लोगों की भी जान में जान आई। मेजर नवाब की वजह से वो सब काफ़ी परेशान रहते थे और ये हादसा इस वक्त सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल था। नौजवान मुसलसल उनके साथ मसरूफ़ रहा था और उसकी इस इंसानियत ने उन सब लोगों को उसका ममनून कर दिया। बेगम नवाब ने किसी ख्याल के तहत उससे कहा, बेटे बिलाशुबा तुमने हक़ इंसानियत अदा कर दिया है, वरना कौन किसी के लिए अपना इतना वक्त ज़ाया करता है। तुमने अपना खून भी दिया, हम तुम्हारे इस एहसान का कोई सिला नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हारा तारुफ नहीं हो सकता। मैं किसी इंसान का सिला नहीं चाहता बेगम साहिबा। जो कुछ मैंने किया इंसानी फ़र्ज़ था। मेरा नाम अशर है। कहाँ रहते हो? बेगम नवाब ने पूछा और अशर मुस्कुराने लगा। जी मैं जंगलों में, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसी वक्त एक डॉक्टर ने आकर कहा कि मेजर साहब को होश आ गया है। वकार सूरत हाल जानता था। उसने अशर से माजरत करते हुए कहा, अशर साहब आपसे मुलाकात होती रहनी चाहिए। आपने हम पर जो एहसान किया है, बार बार ये अल्फाज कहकर मुझे शर्मिंदा ना किया करें। मैं फिर हाजिर हूँगा, अशर ने कहा और चला गया। मेजर नवाब की हालत बेहतर हो गई थी। चंद रोज़ के बाद उनके ज़ख्म भी भर गए, लेकिन वह खौफ उनके चेहरे पर चिस्पा हो गया था और ये किसी तौर दूर नहीं किया जा सकता था। वकार तो अब काफ़ी उलझने लगा था। समझ में नहीं आता क्या किया जाए। अबू ज़ुबान तो खोलें। वो अपने खौफ की वजह जानती हैं। कोई चोर है उनके ज़हन में जो अंदर ही अंदर उन्हें खा रहा है। आखिर हम लोगों से बेहतर कौन हो सकता है उनके लिए? वो अगर हमें बता दें तो हम उनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। जब तक वो ज़ुबान नहीं खोलेंगे अम्मी, कुछ नहीं हो सकेगा, कुछ भी नहीं। हिना बहुत खौफजदा नजर आ रही थी। मुझे तो यूँ महसूस होता है जैसे वो खौफ अबू की जान ही लेकर रहेगा। ना जाने क्या किया है उन्होंने। ना जाने अमीरुद्दीन कमबख्त कौन है जो उनके जहन से बुरी तरह चिपका हुआ है। ये उनकी आपस की बातें थीं, लेकिन इन बातों से कोई हल नहीं निकलता था। एक दिन हिना को ही कुछ सूझ गई। वो उस दिन मेजर नवाब के कमरे में दाखिल हुई। जब मेजर नवाब बाहर लॉन में बैठे हुए थे, उसकी निगाहें कमरे के अतराफ का जायजा लेने लगी। वो कोई ऐसी चीज़ तलाश करना चाहती थी जिससे मेजर नवाब के इस खौफ का पता चल सके। उनकी अलमारी, उनकी किताबें, सभी चीज़ें उसने देख डाली और फिर इत्तफाकिया तौर पर वो उनके बिस्तर के नीचे किसी उभरी हुई शय को देखने में कामयाब हो गई थी। ये शय उसने बाहर निकाली। एक बोसीदा डायरी थी। हिना का दिल खुशी से उछल पड़ा। डायरी, और वो भी अगर दूसरों से पोशीदा रखी जाए, बहुत से राजों की हामिल होती है। मुमकिन है इसमें मेजर नवाब के इस खौफ की वजह पोशीदा हो। उसने वहीं बैठकर डायरी की वर्क गर्दानी शुरू कर दी। बहुत पुरानी डायरी थी, गालिबन उस वक्त की जब मेजर नवाब फौज में अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे। बहुत से जंगी वाक़यात दर्ज थे। दोस्तों की आदतों के बारे में तफसीलात दर्ज थीं। अपने उन हौलनाक तजुर्बात के तज़किरे थे जो दौरान जंग उन्हें हुए थे। फिर एक सफ़ा पर वो एक तहरीर देखकर बुरी तरह उछल पड़ी।
کیونکہ میجر نواب کی تحریر میں اسے امیر الدین کا نام نظر آیا۔ وہ دلچسپی سے یہ تحریر پڑھنے میں منہمک ہو گئی۔ میجر نواب نے لکھا تھا، انسان سے زیادہ دغاباز چیز روئے زمین پر دوسری نہیں ہے۔ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، ورنہ کائنات کی کوئی شے اس کے لیے خوفناک نہیں ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں اپنی اس درندگی کا جو میرے ذہن سے ہٹ کر مجھ پر طاری ہو گئی تھی۔ کاش میری آنکھوں میں ہیروں کی وہ چکا چوند نہ پیدا ہوتی جس نے میرے ضمیر کو چور چور کر کے رکھ دیا۔ میں مجرم ہوں، ایک ایسا مجرم جس کے لیے دنیا کی کسی عدالت میں معافی نہیں ہے اور جسے روز حشر معاف نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کی دبی دبی ہٹیں، اس کی آواز ہر وقت میرے کانوں میں گونجتی رہتی ہے۔ امیر الدین، میں نے اپنی زندگی کا سب سے بھیانک جرم کیا ہے تجھے ہلاک کر کے۔ ہاں، اپنی زندگی میں اپنے اس جرم کے بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، میری اس وحشت کی وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ میں اس وحشت کی وجہ جسے بھی بتاؤں گا وہ دوسروں کو میری کہانی سنائے گا اور پھر دنیا میرے چہرے پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گی۔ ہاں، میرا جرم ہی ایسا ہے دوستو۔ اگر میری موت کے بعد یہ ڈائری کسی کے ہاتھ لگے تو میرے لیے دعائے خیر کرنا، میری مغفرت کی دعا مانگنا، شاید کسی کی دعائے خیر میرے کام آ جائے۔ میں خود تو اس قابل نہیں ہوں۔ امیر الدین ایک معصوم نوجوان تھا۔ اپنی کاوشوں سے، اپنی محنتوں سے اس نے میجر کے عہدے تک ترقی کی تھی۔ وہ ایک پرعزم نوجوان تھا۔ ٹانگیں چور چور ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں میں زندگی کی روشنی برقرار تھی۔ وہ کہتا تھا کہ وہ زندہ رہے گا اور ایک دن واپس جا کر اس لڑکی کو اپنا لے گا جس نے اس کے لیے دنیا کی ہر شے ٹھکرا دی ہے۔ امیر الدین جانتا تھا کہ نجمہ اپنے اہل خاندان سے کٹ گئی ہے، نہ جانے کس طرح زندگی گزاری ہے، لیکن میں نے اسے بھرپور ہمدردی کے باوجود اس وقت جب اس بدنصیب نے اپنے پاس پوشیدہ ان ہیروں کا تذکرہ کیا جس پر اس نے اپنے مستقبل کا انحصار کر رکھا تھا، تو میرے دل میں شیطان جاگ اٹھا۔ نہیں، شیطان کو دوش نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ شیطان انسان کی اپنی ذات میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ ہر شخص بذات خود شیطان ہوتا ہے۔ اگر وہ شیطانیت پر اتر اور مجھ سے بڑا شیطان اور کوئی نہ ہوگا۔ میں نے امیر الدین کو ان ہیروں کے لیے ہلاک کر دیا، وہ جو مجھ پر بے پناہ بھروسہ رکھتا تھا اور میں جو اسے بے پناہ ہمدردی رکھتا تھا۔ امیر الدین مر گیا، ہیرے میرے قبضے میں آ گئے اور میں نے انہیں فروخت کر کے بہت بڑی دولت کمائی، لیکن میرے دل سے وہ تمام خزانے لٹ گئے ہیں جو انسان کو سکون مہیا کرتے ہیں۔ میں بے سکون ہوں دوستو۔ میری روح بھی تڑپتی رہے گی اس شخص کے لیے۔ وہ مجھے ہر جگہ نظر آتا ہے اور نہ جانے کیوں مجھے احساس ہوتا ہے کہ ایک دن وہ ضرور مجھ تک پہنچ جائے گا، مجھے قتل کر دے گا، اس سے بھی زیادہ بھیانک درندگی کے ساتھ جس درندگی سے میں نے اسے قتل کر دیا تھا۔ ہنا اس تحریر کو پڑھ کر ششدر رہ گئی۔ اس تحریر سے صورتحال واضح ہو گئی تھی۔ میجر نواب ضمیر کا مجرم ہے، اس کا محافظ اس کا ضمیر تھا اور اس کا خوف اس کی اپنی درندگی کی بنیاد پر تھا۔ اس کا باپ ایک اچھا انسان، ایک محبت کرنے والا شخص، کیا اس قدر درندہ بھی ہو سکتا ہے؟ ہنا کی آنکھوں میں تاریکیاں رنگائی تھیں۔ وہ کافی دیر تک سر پکڑے بیٹھی رہی۔ باہر ایک اور تماشا ہو رہا تھا۔ اشر اتفاقیہ طور پر کسی کام سے جا رہا تھا۔ میجر نواب یاد آئے تو اس نے اپنی جیپ کا رخ میجر نواب کے گھر کی جانب کر دیا، اور جب وہ اندر داخل ہوا تو میجر نواب وقار اور اپنی بیوی کے ساتھ لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ اشر جب جیپ سے اترا تو سب کی نگاہیں اس کی جانب اٹھ گئیں، لیکن میجر نواب کے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹ گئی۔ وہ وحشت زدہ نگاہوں سے اشر کی جانب دیکھ رہے تھے جو ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ان پر ایک دم دیوانگی کا دورہ پڑ گیا۔ آ گیا، وہ آ گیا، بالآخر وہ آ گیا۔ میں کب تک اس سے بچ سکتا تھا؟ بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ وہ بری طرح دوڑے اور دوسرے لمحے انہوں نے سنگ مرمر کے فوارے سے ٹھوکر کھائی۔ کچھ اس بری طرح گرے کہ سر فوارے کے ابھرے ہوئے حصے سے لگا اور بھیجا باہر نکل پڑا۔ انہوں نے 2-4 بار ہاتھ پاؤں مارے اور دم توڑ دیا۔ وہ سب میجر پر جھک گئے، لیکن میجر نواب کی روح پرواز کر چکی تھی۔ کوہرام مچ گیا۔ ہنا بھی دوڑتی ہوئی آ گئی۔ میجر نواب کی بیگم پر غشی کے دورے پڑنے لگے۔ اب میجر نواب کا اس دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا۔ ڈائری ہنا کے ہاتھ میں تھی اور اسے چکر آ رہے تھے۔ باہر طور اشر سے اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ آخر کوئی کہتا تو کیا؟ دیوانگی تو میجر نواب پر طاری ہوئی تھی، بیچارے اشر کا کیا قصور تھا؟ میجر نواب کی تجہیز و تکفین کی گئی۔ سب کے چہرے ملول تھے۔ ہنا نے تنہائی میں وقار کو بتایا، ابو ضمیر کے مجرم تھے، ضمیر کے قیدی تھے بھیا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک بھیانک جرم کیا تھا اور وہ جرم ان کے وجود پر مسلط ہو گیا تھا۔ ان کا ضمیر داغدار تھا اور بالآخر اس داغدار ضمیر نے ان کی زندگی لے لی۔ کیا مطلب؟ وقار نے تعجب سے پوچھا اور ہنا نے ڈائری اس کے سامنے کر دی۔ وقار نے ڈائری کے وہ اوراق پڑھے جن میں امیر الدین کا ذکر تھا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اللہ ابو کو معاف کرے۔ در حقیقت ہنا، انسان بعض اوقات انسانیت کے معیار سے اتنا گر جاتا ہے کہ اس کی بات موت بھی اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتی۔ ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ ابو کی مغفرت ہوگی؟ انہوں نے اعتماد کا قتل کیا تھا، لیکن یہ اشر کے چہرے میں ابو کو امیر الدین کی جھلکیاں کیوں نظر آتی تھیں؟ یہ اشر ہے کون؟ اس سے اس کے بارے میں معلومات تو حاصل کی جائیں۔ میجر نواب کی موت کے تقریباً 15 دن کے بعد ایک شام اشر کے ساتھ لان پر ہی نشست تھی۔ وقار نے یہ سوال اس سے کر دیا،
अशर, आप यहाँ क्या करते हैं? कहाँ क्या नाम है आपका? आपसे मुकम्मल तारुफ तो हो ही नहीं सका। नाम तो आपको मालूम ही है। फॉरेस्ट ऑफिसर बनकर यहाँ तैनात हुआ हूँ। वैसे मेरा घर शहर में है। आपके वालिदैन, आपके अहले ख़ानदान? जी हाँ, सब लोग हैं। हम 2 भाई हैं। मेरे बड़े भाई का नाम अमीरुद्दीन है, वो भी फ़ौज में ही थे। मेजर के ओहदे तक पहुंचकर शदीद ज़ख्मी हो गए और बेचारे जब वापस आए तो ज़ख्मों से निढाल थे। उनकी दोनों टांगें नाकारा हो गई हैं और काट दी गई हैं, लेकिन बाकी सब ठीक ठाक है। अब वो हुकूमत से मिली हुई ज़मीनों पर काश्तकारी कराते हैं। अल्लाह के फजल से बेहतर हालत में है। बाकी दूसरे अफराद में मेरी भाभी हैं, छोटे छोटे भतीजे हैं। अल्लाह के फजल से सब बेहतर ज़िंदगी गुजारे हैं। हिना, वकार और बेगम नवाब शशतर रह गए, क्योंकि बेगम नवाब ने भराए हुए लहजे में पूछा, क्या तुम्हारे भाई की सूरत तुमसे मिलती है? ऐसी वैसी, हम दोनों उम्रों के फ़र्क का शिकार हैं, वरना हमारे खदोखाल बिल्कुल यकसा हैं। आपने ये बात क्यों पूछी बेगम साहिबा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, बेगम नवाब ने सिसकी सी भरकर कहा। हिना कहने लगी, और आपकी भाभी? मेरा मतलब है कि आपके भाई की शादी कहाँ हुई है? अजीब सा सवाल है। मेरे भाई की शादी की बहुत बड़ी कहानी है। मेरी भाभी का नाम नजमा है। बहुत ही मुश्किलात से गुजरने के बाद उन दोनों की शादी हुई, लेकिन उस वक्त जब मेरे भाई पैरों से महरूम हो चुके थे। मेरी भाभी फरिश्ता सिफात हैं। आप लोगों को ज़रूर कभी उनसे मिलाऊंगा। आपको उनसे मिलकर बेहद खुशी होगी, अशर ने जवाब दिया। लेकिन वो सब हसरत व यास में डूब गए थे। उनके दिल में एक ही बात चुभ रही थी, काश मेजर नवाब को मौत से पहले इस बात का इल्म हो जाता। मुमकिन है वह अमीरुद्दीन से मिलकर मुआफ़ी मांगते और उनका ज़मीर उन्हें कचोके देना बंद कर देता। काश, काश।